आज हम लोग कल हम लोगों ने पढ़ा था वैदिक काल के बारे में, ठीक ना। तो कल हमने बताया था आपको यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, रात्रि यज्ञ, ये सब मैंने यज्ञ बताया था। देवताओं में भी मैंने बताया था कि जैसे इंद्र किसके देवता होते हैं, वर्षक देवता, उन्हें पुरंदर कहते हैं, ठीक ना। अग्नि आग के देवता होते हैं, वरुण किसके देवता होते हैं, वायु के देवता होते हैं, मारुत आदि तूफान के देवता होते हैं। ये सब कल मैंने आपको बताया था। आज उसके बाद आपने आपको दर्शन भी बताया था, ठीक। जरा आप दर्शन से एक बार और देखेंगे क्योंकि आज आपको ये वैदिक काल आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। जरा ध्यान दीजिएगा, कल मैंने आपको दर्शन बताया था, तो ये है आपके दर्शन और ये दर्शन के होते हैं प्रवर्तक। ध्यान देखिएगा, ठीक। तो देखिए दर्शन में हमने आपको कई दर्शन बताया, जैसे मैंने आपको बताया था चारवाक। देखिए चारवाक दर्शन की प्रवर्तक कौन थे, देख रहे कॉपी में, चारवाक। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, चारवाक थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था न्याय। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम। गौतम यहां देखते रहिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। उसके बाद सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है कपिल है, सांख्य प्रवर्तक कपिल। उसके बाद आता है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो है कणाद या उलू। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कल की वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, हो सकता है इसमें शायद कोई मिस्टेक हो तो आप बना लीजिएगा, ठीक। ये वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कणाद या उलू है। कल की वीडियो में हो सकता है शायद मैंने ये कणाद या उलू में कोई मिस्टेकिंग कर दिया हो, इसमें वैशेषिक को लेकर के हल्का सा आप देख लीजिएगा। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है वो कणाद या उलू है, क्लियर है, ठीक। तो इसको आप बना लीजिए, ओके। अगला है आपका यहाँ पे पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक है वो कौन है, जैमिनी, ठीक। उसके बाद आपका उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक है वो है बादरायण। एक चीज का ध्यान दीजिए, कब शायद मैंने बताया वो बादरायण की कणा दे, ठीक। तो इसको आप बना लेंगे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कणाद या उलू, यानी वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद या उलू। और जो बादरायण जो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व मीमांसा प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। तो ये आपका क्या है, ये आपका दर्शन और उसके क्या है, प्रवर्तक है, क्लियर। अच्छा दर्शन किसे कहते हैं, दर्शन ध्यान दीजिएगा, दर्शन है क्या। देखिए दर्शन हम उसे कहते हैं अपने विचारों, यानी जो हमारा विचार है, ठीक। यदि मतलब हमारा कोई अपना एक अलग सिद्धांत है, जब किसी व्यक्ति का अपना कोई खुद का कोई सिद्धांत होता है उसे हम दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे आपका अपना कोई सिद्धांत है, ठीक है, कोई यानी कोई मेथड आपका है, आपका अपना कोई सिद्धांत है, अपना कोई तरीका है जीवन जीने का, तो ऐसी चीज को हम दर्शन कहते हैं। यानी अपने सिद्धांत, अपना खुद के सिद्धांत को क्या कहते हैं, दर्शन, ठीक है। इतना याद रखिए। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि अब देखिए इसके आगे ये दर्शन प्रवर्तक हो गया, अब इसके आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि जो ये था यानी वैदिक काल था, वैदिक काल का जैसे वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है, उसकी सोसाइटी कैसी थी, उस समय क्या क्या किस टाइप से होते थे, उनका मेन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था वैदिक काल का, तो वो सब अब हम यहाँ पे चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अपना नोट करना हो कर लीजिए, इसके बाद आप आगे बढ़ें। अब आगे तो आज हम लोग जो है अब देखेंगे इसका सामाजिक जीवन कैसा था वैदिक काल, ठीक। तो वैदिक काल के सामाजिक जीवन में यदि देखा जाए तो इनका पहले हम देखते हैं कि उस
कर लगा यानी उनकी सामाजिक चीज, सामाजिक आर्थिक चीज में यदि देखा जाए टैक्स कर, तो इनके यानी कि उस समय जो टैक्स लगा था, टैक्स मतलब जानते हैं कर, उस कर का नाम था बाल। क्या नाम था? ये बाल है, ठीक है। उस समय जो कर लगा था उसका नाम था बाल, ठीक ना। और उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वह था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन, ठीक। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखें तो वैदिक काल का जो सबसे छोटा, वैदिक काल की जो सबसे छोटी इकाई थी क्या होती है? ठीक, ध्यान सुनिएगा। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, ध्यान देखिएगा बच्चों। सबसे छोटी इकाई उस समय की आपकी थी गांव। क्या था? गांव। सबसे छोटा इकाई उस समय गांव। उस समय जो सबसे छोटी इकाई थी क्या था? गांव। अच्छा, गांव को उस समय क्या कहा जाता है? जैसे ये जो गांव है इसको गांव ग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे आप सब लिखते हैं कहीं कहीं ना, लिखते हो कि ग्राम, ये तो गांव को ग्राम ही कहा जाता है, ठीक। तो उसका जो सबसे छोटा इकाई वो क्या था? गांव। अच्छा, गांव की मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामीण। क्या कहते थे? ग्रामीण। आप ध्यान से देखिए, ग्रामीण को हम लोग मुखिया कहते हैं। मुखिया मतलब जानते हैं? मुखिया मतलब ग्राम प्रधान या प्रधान कहिए, गांव प्रधान की सबसे छोटी इकाई होती थी गांव। अच्छा, सबसे बड़ी इकाई, सबसे जो बड़ी इकाई होती थी वो क्या होता था? सबसे बड़ी इकाई आपकी जो है जनपद। जनपद मतलब जान रहे हो? जैसे उस समय जनपद मतलब जानते हो, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल, जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, मतलब जिला लेवल। तो सबसे बड़ी इकाई होता था जनपद। और यहाँ के जनपद के मुखिया को, मतलब जनपद के जो मेन होते थे, आज के समय में जनपद के मेन कौन होते हैं? सांसद होते हैं, आपके एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। उस समय जनपद के जो मेन होते थे वो राजा, राजा। ये जनपद के मेन व्यक्ति होते थे। जनपद के मेन कौन होते थे? राजा। गांव का जो मेन व्यक्ति होता था ग्रामीण होता था, जैसे मुखिया प्रधान कहते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके यानी कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं में इनका आपने ये सब रोल देखा, ठीक। उसके बाद यदि हम लोग आगे देखें तो इनका देखिए सामाजिक नियोजन कैसे था वैदिक काल का। तो ध्यान से देखिए, वैदिक काल वाले जो वैदिक काल के लोग थे, किस काल के लोग? वैदिक काल के लोग, ये लोग युद्ध से परिचित थे, युद्ध से परिचित। आपसे क्वेश्चन करेगा, आपसे ये क्वेश्चन करेगा क्या वैदिक काल के लोग युद्ध से परिचित थे? तो वैदिक काल के लोग युद्ध से परिचित थे, ठीक है। ये लोग जो है युद्ध से परिचित थे, वैदिक काल के लोग। उसके बाद वैदिक काल का जो सामाजिक नियोजन था, यानी वैदिक काल का जो वैदिक काल की जो सभ्यता थी, आपसे पूछेगा वैदिक काल जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी कि शहरी सभ्यता थी? तो वैदिक जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता, ठीक। यानी कि वैदिक काल की जो सभ्यता थी कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता, ठीक, जानते हैं। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि वैदिक काल का जो सामाजिक नियोजन था वो कैसा था? यानी समाज क्या बटा था नहीं बटा था? तो वैदिक काल में जो समाज था सामाजिक नियोजन अच्छा था। सामाजिक नियोजन वैदिक काल का अच्छा था, अच्छा था। और समाज बटा था, और समाज बटा था। समाज बटने को जानते हैं, ये सामाजिक नियोजन अच्छा था और जो समाज था वो क्या था? बटा था। इसका मतलब ये है कि जैसे समाज बटने का मतलब है, यानी मतलब ये जैसे कि समाज बटने का मतलब ये, जैसे हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, तो आपने देखा ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण, उत्तर वैदिक काल में आपने वहीं भी देखा, उत्तर वैदिक काल में साफ साफ बताया कि मतलब कि यानी कि वंश के आधार पर जाति का निर्धारण। तो देखो समाज बटा था कि नहीं?
दोनों में समाज बटा था। अब देखो वंश के आधार पर जाति नहीं था, तो जिसका जो वंश हुआ यादव वंश, विश्वकर्मा वंश, सिंह वंश, मतलब कि ऐसे सबका ब्राह्मण वंश इस टाइप से, तो देखो सबका अलग अलग वंश जाति बटा था। तो सामाजिक नियोजन अच्छा था उस समय समाज क्या था, बटा, सोसाइटी बटी, ठीक ना। और ये था। उसके बाद जो है यानी कि वैदिक काल के लोग जो से परिचित थे, ग्रामीण की सभ्यता, इनकी जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, सामाजिक नियोजन अच्छा था, समाज क्या था इनका, बड़ा था। तो ये सब चीजें आपको जानने की जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे, अब इसके आगे का जो मेथड है ध्यान सुनिएगा, इसके आगे ये है कि अब आपको महाजनपद आएगा, ठीक। आपके भारत में उस समय कितने महाजनपद पाए जाते थे ये सब अब आप जानेंगे, ठीक। उसके बाद आपके भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण महाजनपद उसको भी देख लीजिए, ठीक है, बता देगा। ये सब आपको लिखना होता है, लिख लीजिए, ठीक है। ये इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, ठीक। कितना होगा, आज ये कवर किया तो ये सब इनकी ग्रामीण सभ्यता, ठीक, इनका सामाजिक नियोजन, सामाजिक आर्थिक स्थिति से रिलेटेड चीजें आपको इतना पता होना चाहिए जितना बताया गया है। यहां से क्वेश्चन को कर वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई क्या थी, गांव। इसके मुखिया कौन होते हैं, ग्रामीण, ठीक, ग्रामीण इसके मुखिया होते हैं। सबसे बड़ी इकाई जनपद, ठीक ना। अब ध्यान से देखिए, उस समय हमारे भारत में देखा जाए, देखिए भारत में तो कितने महाजनपद पाए जाते हैं, भारत में कुल 16 महाजनपद। देखिए आपके भारत में कुल टोटल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 16 महाजनपद में यदि देखा जाए, सबसे बड़ा महाजनपद अगर देखा जाए, सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे बड़ा क्या ये, हाँ, उत्तर भारत और दक्षिण। देखिए उत्तर भारत में सबसे बड़ा महाजनपद, ध्यान से, उत्तर भारत हम लोग किस भारत में, उत्तर भारत आपका जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब हरियाणा, हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में आते हैं, ठीक ना। आपका पंजाब, ये हम लोग उत्तर भारत में आते हैं। फिर दक्षिण भारत में जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, चेन्नई, उसके बाद इधर कर्नाटका, ठीक ना, केरल, ये सब आपके साउथ इंडियन, ठीक। तो उत्तर भारत में सबसे बड़ा महाजनपद उस समय कौन था, मगध महाजनपद। कौन था, मगध। उत्तर भारत में सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद, नाम सुनिएगा, मगध। आपको पता है बिहार का पुराना नाम मगध था, बिहार का पुराना नाम मगध था। तो उत्तर भारत में सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद, ठीक। उसके बाद आपका आता है दक्षिण भारत में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, दक्षिण भारत का जो सबसे बड़ा महाजनपद है वो था माहिष्मती। माहिष्मती का सीन आपने देखा है, खड़े होकर माहिष्मती का रोल की है, जैसे वो भल्लाल देव वाला, ठीक है ना, बाहुबली मूवी है, तो उसमें माहिष्मती जिसे माहिष्मती कहते हैं। देखिए तो दक्षिण भारत में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, माहिष्मती महाजनपद। उत्तर भारत में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था, मगध महाजनपद, ठीक ना। भारत में कुल महाजनपद की संख्या 16। ये था आपके महाजनपद की चर्चा, ठीक है, ये आपके महाजनपद थे, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि जनपद, जो जनपद मतलब जिला लेवल का, जनपद जब बड़ा होने लगता है वही महाजनपद, मतलब वही महाजनपद बन जाता है, ठीक है। मगध महाजनपद मतलब जनपद बड़ा होगा तो बनेगा महाजनपद, ठीक। अच्छा एक चीज पता होना चाहिए कि उस समय देखा जाए तो आप मगध महाजनपद पूरे भारत में फैल चुका है,
एक समय था जब मगध महाजनपद पूरे भारत में फैला था। मगध का नाम क्या होता है पता है? बिहार। वहां पे ऐसे ऐसे राजा थे। मगध महाजनपद पूरे भारत में फैला था। सोचो, उड़ीसा के अटक से, उड़ीसा के अटक से अफगानिस्तान के कटक तक, ये आपका एक समय था मगध महाजनपद उड़ीसा के अटक से अफगानिस्तान के कटक तक फैला था। मतलब मगध महाजनपद एक समय था पूरे भारत में फैला था, फिर धीरे धीरे कम हो गया। तो ठीक, तो उत्तर भारत में मगध महाजनपद सबसे बड़ा महाजनपद माना जाता था। दक्षिण भारत में बासमती महाजनपद। और एक चीज और पता होना चाहिए, ये जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद की चर्चा ध्यान सुनिए। 16 महाजनपद की चर्चा 16 महाजनपद की चर्चा किस पुस्तक में है? 16 महाजनपद की चर्चा किस पुस्तक में है? इसका नाम आप अच्छे से याद रहेगा, अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपद की चर्चा किस पुस्तक में है? अंगुत्तर निकाय पुस्तक। ये बुक का नाम है, ध्यान देना, ये बुक का नाम है। ठीक, तो 16 महाजनपद की चर्चा किस पुस्तक में है? अंगुत्तर निकाय पुस्तक में। ये खास आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन के बाद समझ गए? तो यहाँ तक आज आपका, यहाँ तक आपको महाजनपद बताएं। फिर सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वेदिका। सबसे बड़ी इकाई आपने इन सब चीजों का नाम लिया, ठीक है? तो आज आपका यहाँ यहीं पर वेदिका आज आपका होता है समाप्त। कल से आपका चलेगा ये मगध महाजनपद, कल से आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की क्लास अब आपको